Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope every one of you is fine. I am here with another lecture and my lecture number is 111. I am giving this lecture for Interpart 2 जिसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं यूनिट नंबर 6 दैट इज़ अबाउट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, लेटेस्ट टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था अबाउट ट्रांजिशन एलिमेंट्स दैट वाज अबाउट क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स। तो क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स की जब हम बात करते हैं तो दीज आर द सॉल्ट्स ऑफ क्रोमिक एसिड एंड डाइक्रोमिक एसिड। ये वो दोनों एसिड हैं जो कि एक्वियस सॉल्यूशन में ही हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। अदर देन एक्वियस सॉल्यूशन ये आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि ये स्टेबल नहीं होते, दे विल डिकम्पोज। जैसे ही आप इनको एक्वियस सॉल्यूशन से आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे ये डिकम्पोज हो जाएंगे और ब्रेक डाउन हो जाएंगे इनटू क्रोमिक एनहाइड्राइड एंड वाटर। दैट इज़ वाई दे आर नॉट अवेलेबल आउटसाइड द वाटर मीडियम। सो इन क्रोमेट्स, इन्हीं एसिड के जब हम सॉल्ट्स की बात करते हैं जो कि हमारा टॉपिक है क्रोमेट्स और डाइक्रोमेट्स, ये सॉल्ट जो हैं दे आर वेरी स्टेबल, दे आर क्वाइट स्टेबल, नॉट वेरी स्टेबल बट दे आर स्टेबल एंड दे कैन एग्जिस्ट इवन आउटसाइड द एक्वियस सॉल्यूशन और बहुत जल्दी डिकम्पोज नहीं होंगे। सो हम उनकी क्रोमेट्स को समझने के लिए हम डिफरेंट एग्जांपल्स लेके क्रोमेट के सॉल्ट की उसको स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने पहला सॉल्ट लिया है दैट इज़ पोटेशियम डाइक्रोमेट, और अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किए हैं वो प्रिपरेटरी मेथड, वो प्रिपरेशन के मेथड्स जिनकी मदद से हम लोग क्रोमेट को बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं क्रोमेट सॉल्ट की जो कि पोटेशियम के साथ, जिसके अंदर अल्कली मेटल पोटेशियम प्रेजेंट है, तो इसीलिए इसका नाम पोटेशियम क्रोमेट भी रखा गया है, इसको पोटेशियम क्रोमेट भी कहा जाता है। सो जब हम उसके बात करें प्रिपरेशन की तो देर आर 3 मेथड्स जो हमने स्टडी किए हैं पोटेशियम क्रोमेट को प्रिपेयर करने के। फर्स्ट मेथड में हमने एक ट्राइवेलेंट क्रोमियम कंपाउंड लिया था और उसको हमने ऑक्सीडाइज कर दिया था और साथ में वहाँ पे ऑक्सीडाइज यानी उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड की अलोंग विद द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, और वहाँ पे वो अल्कली मेटल का होना ज़रूरी है ताकि उसको अंदर वो मज़ीद उसके एटम्स ऐड हो सकें और वो एक पोटेशियम क्रोमेट, अल्कली यहाँ पे हम पोटेशियम की बात कर रहे हैं, तो पोटेशियम का होना ज़रूरी है ताकि वो प्रॉपरली पोटेशियम क्रोमेट में कन्वर्ट हो सके। सेकेंड मेथड में हमने फ्यूज़ किया था Cr2O3 को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ एंड इन दोनों के फ्यूजन के दौरान पोटेशियम क्लोरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा था। थर्ड मेथड में हमने नेचुरल क्रोमाइट लिया और उसको स्ट्रॉन्गली हीट अप किया, उसके अंदर हमने ऐड किया पोटेशियम कार्बोनेट को और साथ में ऑक्सीजन का, यहाँ पे ऑक्सीजन के जो फ्री मॉलिक्यूल्स हैं उनका होना ज़रूरी है ताकि प्रॉपरली पोटेशियम क्रोमेट बन सके। सो ये सारे मेथड्स के बाद जब हमने प्रिपरेशन देख ली है, अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़। ये जो क्रोमेट आयन है, आयन इसलिए कहा है कि जब इसके अंदर से वो अल्कली मेटल को आप रिमूव कर दें, पीछे जो आपके पास अल्कली मेटल कैट आयन के तौर पे सेपरेट होगा जब इसको आयनाइजेशन हो, पीछे हमारे पास रह गया क्रोमेट आयन जो कि एन आयन के तौर पे एग्जिस्ट करता है। सो जब हम क्रोमेट्स के सॉल्ट की बात करते हैं, चाहे वो पोटेशियम क्रोमेट है या किसी और मेटल के साथ मिलके उसने वो सॉल्ट बनाया है, तो तमाम के तमाम जो ये क्रोमेट्स हैं जो कि सॉल्ट्स हैं दे आर येलो इन कलर। सो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, दिस इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी, कि जितने भी क्रोमेट्स, हम यहाँ पे स्पेसिफिकली बस क्रोमेट्स की बात कर रहे हैं, क्रोमेट्स किसी भी टाइप का हो सकता है, पोटेशियम का या किसी और अल्कली मेटल का या किसी और एलिमेंट के साथ का। सो जितने भी क्रोमेट्स हैं तमाम के तमाम जो सॉल्ट हैं वो येलो कलर में एग्जिस्ट करते हैं और इनकी इस येलो कलर की वजह से कहीं कहीं पे इनको पिगमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी लाइक इन क्लोथ्स या इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स जहाँ पे हमें येलो कलर चाहिए तो वहाँ पे इन सॉल्ट्स को यूज़ किया जाता है और ये सॉल्ट उस चीज़ के अंदर जहाँ पे ये पिगमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया गया था उसको येलो कलर इम्पार्ट कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें उन्होंने कहा है कि इनसोल्यूबल लेड क्रोमेट है, एक और सॉल्ट है क्रोमेट का जिसके अंदर लेड प्रेजेंट है इंस्टेड ऑफ पोटेशियम। हमने पोटेशियम तो एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ा था, यहाँ पे इनसोल्यूबल लेड क्रोमेट है। इनसोल्यूबल क्यों है? बिकॉज ये डिज़ोल्व ना हो, ये उसके अंदर हल ना हो जाए, अगर ये डिज़ोल्व हो जाएगा ये अपनी प्रॉपर्टीज़ ना लूज़ कर दे। सो हम लोग लेड क्रोमेट लेते हैं, लेड का सॉल्ट है। लेड क्रोमेट को लेके इससे हम प्रिपेयर करते हैं येलो ऑयल कलर जिसे हम लोग येलो क्राउन भी कहते हैं, यानी कि एक येलो कलर की एक वैरायटी है, उसको हम लोग लेड क्रोमेट को की मदद से प्रिपेयर कर सकते हैं। बिकॉज क्रोमेट है ये एक सॉल्ट है जिसकी वजह से येलो, जिसका अपना कलर येलो है, तो इसको जब पिगमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो इसकी मदद से हम लोग येलो ऑयल कलर या फिर येलो क्राउन प्रोड्यूस करवा सकते हैं।
इसके अलावा अगर फर्दर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को देखें तो पोटेशियम क्रोमेट, जो जिसकी एग्जांपल तो हमने अभी पहले पढ़ी है, उसकी प्रिपरेशन के बारे में बात हुई है। पोटेशियम क्रोमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसके बारे में हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज़ को अगर हम देखें तो दे शो सिमिलर प्रॉपर्टीज़। दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होने की वजह क्या है? क्योंकि जब इनको एक्वियस सॉल्यूशन में आप देखते हैं, इनको ऑब्जर्व करें एक्वियस सॉल्यूशन में, यानी कि दोनों क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट को, दोनों को जब आप वाटर के अंदर मिक्स करके इनका एक्वियस सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसके अंदर, एक्वियस सॉल्यूशन के अंदर, क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन दोनों जो हैं वो दे विल एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। अब किस तरह से ये क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेट अस सी। जैसे कि ये तो एक क्रोमेट आयन होगा CrO4, दो हम लोग इसके आयन ले लेते हैं और इनके ऊपर 2 नेगेटिव चार्जेस हैं। जब ये दोनों आयंस जो हैं दो हाइड्रोजन आयंस के साथ, यानी कि दो पॉजिटिव आयंस के साथ कंबाइन करते हैं तो दे विल फॉर्म Cr2O72 नेगेटिव प्लस H2O। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन यहाँ से एक ऑक्सीजन, उसके ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव एटम्स होते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ से ऑक्सीजन जो जिसके ऊपर ईच एटम, यहाँ पे 2 4 जार 8 ऑक्सीजन के इस आयंस प्रेजेंट है। इस आयन के अंदर 8 ऑक्सीजन के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और हर पार्टिकल के ऊपर 2 नेगेटिव चार्जेस हैं। सो E1 यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इनके साथ एक ऑक्सीजन आके मिलके तो पूरा न्यूट्रल वाटर का मॉलिक्यूल बना लिया। तो 2 4 जार 8 ऑक्सीजन के यहाँ पे पहले एटम्स मौजूद थे, उसकी स्पीशी मौजूद थी। अब यहाँ पे एक चला गया, 8 में से यहाँ पे कंबाइन कर गया हाइड्रोजन के साथ, पीछे कितना रह गया, 7 और क्रोमियम के 2। और इस तरह से ये पूरा आयन जो है इन दोनों सूरतों में एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसीलिए कहते हैं दिस इज़ एन आयन ऑफ क्रोमेट एंड दिस इज़ एन आयन ऑफ डाइक्रोमेट। तो जब इनका एक्वियस सॉल्यूशन में हम इनको देखें, जब इनकी आयनाइजेशन हो जाती है, यानी जब हम क्रोमेट या डाइक्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट में से किसी भी आयन को, किसी भी एक को ले लें आप और उसको एक्वियस सॉल्यूशन में मिक्स करें, तो दोनों, अगर आप दोनों को सेपरेटली लें और उनकी एक्वियस सॉल्यूशन में मिक्स करके उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि दोनों सूरतों में, चाहे आप क्रोमेट की बात कर रहे हैं, पोटेशियम क्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट, जब उसकी आयनाइजेशन हुई है तो तब वो दोनों जो आयनाइजेशन के बाद जो सेपरेट थे इनिशियली सॉल्ट्स, अब उनके दोनों के आयनाइजेशन के बाद सेम प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे। क्यों ऐसी रीज़न है कि हालांकि दिखने में दोनों सॉल्ट सेपरेट हैं, क्रोमेट और डाइक्रोमेट, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्यों सिमिलर हैं? उसकी वजह यह है क्योंकि क्रोमेट और डाइक्रोमेट जो दोनों आयंस बनते हैं इनके, वो वाटर में जाके को एग्जिस्ट कर सकते हैं इक्विलिब्रियम पे। चाहे आपका स्टार्टिंग जो मटेरियल है, जो आपने लिया था स्टार्टिंग प्रोडक्ट, चाहे वो आपने पोटेशियम क्रोमेट लिया था या फिर आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया था, दोनों में से आपने जो भी वाटर के अंदर मिक्स किया, जब उसकी आयनाइजेशन हुई तो उसके जो आयंस बनेंगे, एन आयंस बनेंगे, वो क्रोमेट के एन आयन और डाइक्रोमेट के एन आयन दोनों के तौर पे एग्जिस्ट करेंगे, चाहे आपका स्टार्टिंग मटेरियल जो भी था। दैट इज़ वाई चाहे आप आयनाइजेशन करवाएं पोटेशियम क्रोमेट की या आप आयनाइजेशन करवाएं पोटेशियम डाइक्रोमेट की, तो प्रोडक्ट में जो आयंस बनेंगे दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, क्रोमेट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेंगे और डाइक्रोमेट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करेंगे। सो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, आपका जो स्टार्टिंग मटेरियल जो भी हो, पोटेशियम क्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट, दोनों आपको सिमिलर प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे, दोनों से आपको सेम प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेंगी। अगर हम लोग इसी सॉल्यूशन के अंदर जहाँ पे क्रोमेट और डाइक्रोमेट के आयंस प्रेजेंट हैं, एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, इफ़ वी ऐड एन अल्कली इन सच सॉल्यूशन, अल्कली हम इसके अंदर डाल दें, सो फिर क्या होगा कि जो हाइड्रोक्साइल आयंस होंगे दे विल बाइंड विद द हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन। अल्कली क्या है, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आप उसके अंदर डाल दें, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, इट विल आयनाइज होने के बाद ये नेगेटिव फॉर्म में आएगा, पोटेशियम पॉजिटिव फॉर्म में होगा। तो ये नेगेटिव फॉर्म क्या करेगा, ये नेगेटिव हाइड्रोक्साइल आयन, इट विल गो एंड कंबाइन विद हाइड्रोजन आयन।
इसकी वजह से जब हाइड्रोजन आयन ही इस इक्विलिब्रियम से रिमूव हो गया तो ऑक्सीजन आके किसी की चीज़ के साथ अटैच हो ही नहीं सकता, तो इसकी वजह से इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड। क्योंकि अब ऑक्सीजन अटैच हो ही नहीं सकता, इट विल शिफ्ट टूवर्ड्स दिस लेफ्ट साइड, दिस साइड, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो डाइक्रोमेट आयंस हैं, तमाम के तमाम डाइक्रोमेट आयंस दे विल बी कन्वर्टेड बैक इनटू द क्रोमेट आयंस। तो आपका स्टार्टिंग मटेरियल जो भी था, जिसकी भी आपने आयनाइजेशन करवाई, चाहे आपने पोटेशियम हाइड्रो क्रोमेट की आयनाइजेशन करवाई या पोटेशियम डाइक्रोमेट की आयनाइजेशन करवाई, जिनकी वजह से दोनों आयंस प्रेजेंट थे, लेकिन जब जैसे ही आप इसके अंदर एक अल्कली डाल देते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपने डाल दिया, तो ये हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेंगे, दे विल गो एंड दे विल कंबाइन विद दिस हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन आयंस के कंबाइन होने की वजह से अब वो हाइड्रोजन आयंस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है कि वो वाटर में कन्वर्ट हो सके ऑक्सीजन के साथ मिलके, तो पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम ही डिस्टर्ब हो गया। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने की वजह से तमाम रिएक्शन जो है वो लेफ्ट साइड पे कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, क्रोमेट के आयंस बनेंगे, और जितने भी डाइक्रोमेट के आयंस पहले से मौजूद थे वो सारे के सारे ब्रेक डाउन होके क्रोमेट आयंस की तरफ कन्वर्ट हो जाएंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पे आप कोई एसिड डाल दें, इसके अंदर अगर आप कोई एसिड डाल दें, तो जो इक्विलिब्रियम है इट विल बी शिफ्टेड टूवर्ड्स द राइट साइड एंड डाइक्रोमेट आयंस विल बी फॉर्म्ड। क्यों? एसिड डालने से क्या, अल्कली में हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट था, दैट इज़ वाई हाइड्रोक्साइल ग्रुप ने जाके हाइड्रोजन आयंस के साथ कंबाइन करके वाटर के सेपरेट मॉलिक्यूल्स बना दिए थे, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन आयंस बिजी हो गए, वो अवेलेबल नहीं थे कि डाइक्रोमेट आयन बन सकें, दैट इज़ वाई द रिएक्शन वॉज शिफ्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। लेकिन दूसरी सूरत हाल में देखें, जब हम इसके अंदर एसिड डालते हैं, एसिड्स क्या हैं, एसिड वो कंपाउंड्स हैं कि जिनके अंदर हाइड्रोजन आयंस जो रिलीज़ करें, तो हाइड्रोजन आयंस जब ये एसिड रिलीज़ करते हैं तो ऑलरेडी हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है, मज़ीद हाइड्रोजन आयंस आ जाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन आयंस के साथ कंबाइन करके, तो द इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड टूवर्ड्स दिस राइट साइड, दिस इज़ द लेफ्ट साइड एंड दिस इज़ द राइट साइड। तो नाउ इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड टूवर्ड्स द राइट साइड, और जितने भी क्रोमेट के आयंस थे वो भी कन्वर्ट हो जाएंगे, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन के आयंस प्रेजेंट हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्रोमेट के आयंस उन हाइड्रोजन आयंस के साथ रिएक्ट करके अपनी ऑक्सीजन उनको ट्रांसफ़र कर देंगे, और ख़ुद से वो क्या बन जाएंगे, डाइक्रोमेट आयंस। सो दिस इज़ हाउ, दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द स्ट्रक्चर, दिस इज़ द प्रॉपर्टी अबाउट द क्रोमेट आयंस कि किस तरह से ये एग्जिस्ट करते हैं। उम्मीद है आपको ये वाले लेक्चर की समझ आई हो, किस तरह से ये जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल जो भी हो, पोटेशियम क्रोमेट है या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट है, किस तरह से वो फाइनली जो है सेम इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज इनके आयंस जो हैं दोनों सूरतों में एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्रोमेट आयन के तौर पे भी, डाइक्रोमेट आयन के तौर पे भी। उसके अलावा एक और हमने स्टडी किया इसके प्रॉपर्टी के, दे कैन एग्जिस्ट एज पिगमेंट, पिगमेंट की सूरत में आपको नज़र आएंगे। पिगमेंट का मतलब है कि ये कलर इम्पार्ट करते हैं, इनका अपना कलर, जो क्रोमेट्स हैं उनको हम स्टडी करें तो हमें वो येलो कलर में मिलते हैं, तो जब वो किसी और हमें इनसे कलर, हम इनको पिगमेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, किसी और चीज़ में को ऐड करें तो ये उनको भी येलो कलर, उस चीज़ को भी येलो कलर इम्पार्ट करते हैं, जिसको हम लोग येलो क्राउन भी कहते हैं। नाउ देयर इज़ वन मोर थिंग के जो लास्ट है कि हम लोग स्टडी कर लें अबाउट द स्ट्रक्चर। जब हम लोग क्रोमेट आयंस की बात कर रहे हैं, हमने देखा है चाहे आप क्रोमेट आयन लिखें या फिर आप डाइक्रोमेट आयन लिखें, दोनों के ऊपर टू नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं। सो लेट अस सी एट द स्ट्रक्चर, लेट अस हैव अ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमेट आयन। क्रोमेट आयन के अंदर एक्चुअली जब इसके अंदर देखें, क्रोमेट की बात हो रही है, 4 ऑक्सीजन एटम्स इसके साथ अटैच होते हैं। 2 ऑक्सीजन एटम्स आर बाइंडेड विद सिंगल सिंगल बॉन्ड, जबकि बाकी के 2 ऑक्सीजन एटम्स दे आर बाइंडेड विद डबल बॉन्ड। सो टोटली देयर आर 2 ऑक्सीजन एटम्स, totally there are 4 oxygen atoms that are present inside this chromate ion, और उनमें से 2 डबल बॉन्ड के साथ प्रेजेंट है क्रोमेट के साथ, और 2 सिंगल बॉन्ड के साथ प्रेजेंट है, और ओवरऑल इस पूरे जो मॉलिक्यूल है, इस पूरा जो स्पीशी है, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज हैं, इस पूरे आयन के ऊपर 2 नेगेटिव, यानी कि इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स ख़त्म है। जब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स डालें तभी तो ये बनता है, जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर एक्स्ट्रा हैं, तो इसके अंदर अगर हम कैट आयन डालेंगे पोटेशियम, इसके अंदर 2 एटम्स ऑफ पोटेशियम आके ऐड हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से K2CrO4 बनता है ये। और इसी तरह अगर ये जब इसका आयन बनाने की बात करें, पोटेशियम निकाल दिया, इसकी आयनाइजेशन हुई, पोटेशियम के 2 एटम्स होंगे,
2 आयन बनेंगे जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और साथ में क्रोमियम का एक आयन बनेगा जिसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होंगे। सो उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर भी समझ आया हो। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।